सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल किसी मुकदमे का आदेश नहीं है, कोई लंबित मुकदमे का निस्तारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस सरकार के चेहरे को बदनुमा दिखा रहा है जो अपने को पाक साफ बता रहा था। जो सरकार, जो नेता, जो पार्टी अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी ही नजर आ रही है। ये पूरी की पूरी छवि धूल धूसरित हो गई इस आदेश से। यह सरकार जो ये कहती थी कि न खाएंगे न खाने देंगे, जो इस तरह का नैरेटिव चला रही थी, यह पूरा का पूरा नैरेटिव खत्म हो गया। तो ये सामान्य फैसला नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि ये कोई ना कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आज सबको नंगा कर दिया। आज भी पहले एसबीआई के साथ जो फैसला आया, एसबीआई को के जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रोकने के लिए इस देश के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक मुकुल रोहतगी, मतलब मुकुल रोहतगी, अरे सॉरी, हरीश साल्वे साहब आए। राजीव जी, हम लोग जितने यहाँ 6-7 लोग बैठे हैं, हम सब लोग मिल करके उनकी फीस नहीं दे सकते। इस पैनल में जितने लोग हैं, इस सब लोग मिल करके अपने 2-4-10 महीने की सैलरी मिला देंगे, तभी उनकी फीस नहीं दे सकते। एसबीआई पब्लिक मनी से एक बड़े वकील को खड़ी की जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मुकुल रोहतगी साहब खड़े हुए। मुकुल रोहतगी का भी मैं सम्मान करता हूं, बहुत बड़े वकील हैं, वो काबिल वकील है इस देश के। और वो किसकी तरफ से आ रहे हैं? उद्योग महासंघ की तरफ से, इस देश को उद्योग एसोचैम और सीआईआई की तरफ से। भाई, आपको क्या आपत्ति हो सकती है? आपने पैसा दे दिया, जिसको दिया सो दिया, तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल। या तो दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, जिसको आप चाहते हैं कि वो सामने ना आने पावे। और उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कोई बात कही, जब मुकुल रोहतगी साहब ये कहते हैं कि साहब मैं इसमें पार्टी नहीं था, तो जब आप पार्टी नहीं थी तो क्यों आज क्यों चले आए? आपको पार्टी नहीं बनाया गया तो आप क्यों चले आए? और उस समय गवाही साहब ने कहा कि यह पूरी दुनिया देख रही थी कि इस मामले की सुनवाई हो रही है और आपको इसकी जानकारी नहीं थी। राजीव जी, इस देश में 1969 में एक कानून बना था जिसमें कहा गया था कि कारपोरेट राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकते। यह वही देश है, क्योंकि यह था कि पूंजीपतियों, औद्योगिक घराने के लोग इस देश के नीति निर्माताओं पर, नीतियों पर असर डाल सकते हैं। 1985 में उस कानून में संशोधन किया गया और कहा कि ठीक है, कारपोरेट भी पैसा दे सकता है, लेकिन अपनी आमदनी के अगर 3 साल तक लगातार आपको लाभ हुआ हो और उस लाभ का अधिकतम 7.5%। यह फैसले उन सरकारों ने किए थे जिसके ऊपर आज की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाती है, औद्योगिक घरानों से साठगांठ का आरोप लगाती है, कर अपवंचन का आरोप लगाती है और आर्थिक लाभ देने का आरोप लगाती है। इस सरकार ने 2017 में आकर के एक संविधान संशोधन किया और उस संशोधन में जितने तरह के प्रतिबंध थे कारपोरेट के ऊपर चंदा देने के, सब खत्म कर दिए और एक ऐसी व्यवस्था पारदर्शिता के नाम पर, काले धन रोकने के नाम पर ले आई जो पूरी तरह से काले धन से लिप्त है। उस समय भी लोगों ने इस बात को कहा था कि यह कानून किसी भी तरह से पारदर्शी नहीं है, यह कानून किसी भी तरह से ऐसा नहीं है जिससे कि राजनीति के ऊपर उद्योगपतियों का असर न पड़ जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद भी जब एक कानून लाया गया, उस समय कहा गया कि केवल लोकसभा चुनाव के दौरान इस इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और दिए जाएंगे। बाद में एक सामान्य से संशोधन से इसको विधानसभाओं के भी लागू कर दिया गया। कोई रोकने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, और केवल आप पारदर्शिता के नाम पर यह काम कर रहे थे। तो आपने जितना माहौल बना रखा था, एक सक्षम, ईमानदार, जनहित वाली, जनता के प्रति प्रतिबद्ध सरकार का और साफ सुथरी सरकार की जो आपने छवि बना रखी, वह पूरी की तरह से पाखंड साबित हुआ जो यह आदेश आया और जो तथ्य सामने आए। तो आप ये सोचिए कि क्या सरकार कोई भी, क्या उद्योग परिसंघ या एसोचैम अपने आप चला गया? अगर एसोचैम और सीआईआई को अगर पार्टी बनना होता तो जब ये मुकदमा दाखिल किया गया था उस समय नहीं अपीयर होती कहने के लिए कि साहब मेरी बात भी सुनी जाए। ये तो सरकार के दबाव में लोग जा रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से जो अब तक जो हुआ सो हुआ, ये नंबर मिलान का काम रुक जाए जी। अब यह बात आपको देखना चाहिए कि जिस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना कहा, उसके पक्ष में देश की वित्त मंत्री खड़ी नजर आई और उन्होंने कहा कि यह
चंदा लेने का एक बेहतर तरीका था। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं, बोले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं करें तो और क्या कर रही है। और आप गृह मंत्री जी का बयान भी सुन लीजिए, जो उन्होंने एक मीडिया समूह के कॉन्क्लेव में कहा। मैं उन्हीं की बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर ये सब तथ्य खुलेंगे तो विपक्षी दल बेनकाब हो जाएंगे। अरे कर दीजिए आप बेनकाब उनको, किसने मना किया? क्या इस देश के किसी नागरिक ने कहा कि नहीं साहब विपक्षी दलों का बेनकाब मत कीजिए? आज कम से कम 11 राजनीतिक दल हैं जिन्होंने यह बता दिया कि हमको किससे किससे पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आगे आगे कहती कि हमको किससे पैसा मिला है? कम से कम कांग्रेस से कदम आगे बढ़ के कही है कि हमने यह रिकॉर्ड नहीं रखा है कि हमको किसने पैसा दिया, लेकिन सुप्रीम निर्वाचन आयोग और स्टेट बैंक बता दे कि कांग्रेस को किस किस औद्योगिक घराने ने पैसा दिया है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड सबका है। भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय अपने इस फैसले को लेकर के जो अवरोध पैदा किए जा रहे हैं उसको स्वीकार कर लेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। और ये जो ये तरीका इन लोगों ने ही अपनाया, वही स्थिति कि अब मैं मुकुल रोहतगी जैसे वकील के खिलाफ के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का यह रवैया होगा, यह तरीका बोलने का होगा, मेरे जैसे आदमी के लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि बड़े आदरणीय अधिवक्ता है, बड़े अच्छे न्यायविद हैं, संविधान के जानकार हैं। उनको भी जब बोलने नहीं दिया तो सर्वोच्च न्यायालय अपने इस मसले को लेकर कितना गंभीर है और इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतंत्र के प्रति कितना गंभीर है, ये पता चलता है। अब आप राहुल गांधी की जो सभा हुई, सभा में जो उन्होंने भाषण दिया, मैं तो कल्पना सोरेन का कल से मुरीद हो गया, तेजस्वी यादव का मैं समर्थक हो गया, जिस तरीके के भाषण इन्होंने दिए। और राहुल गांधी का सबसे लंबा भाषण राहुल गांधी का था, लगभग 35-37 मिनट, लगभग 40 मिनट के आसपास। हर विषय को जो बात लोग कहते हैं कि यह इंडिया दल समूह अपने कार्यक्रमों को नहीं बता रहा, हर एक एक चीज राहुल गांधी ने सबके सामने रखी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, प्रधानमंत्री के रूप में उनको कहना भी चाहिए कि आप नारी शक्ति के सम्मान को बचाने के लिए जान दे देंगे। किसी प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई यह बात उस देश के नागरिकों के लिए गर्व का भाव पैदा करता है, लेकिन वह जान मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं दी आपने? वह जान कहां असुरक्षित हो गई, कहां आपने उसको सुरक्षित रख दिया जब महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर घसीटा जा रहा था? वह जान आपने तब क्यों नहीं लगा दी जब उन महिला पहलवानों को अपने धरना स्थल पर बैठने के लिए सामान्य चारपाइयां पहुंचाई जा रही थी और पुलिस ने उनको देने नहीं दिया? जब आपकी यह प्रतिष्ठा उस समय कहां चली गई थी जब हाथरस में एक दलित महिला को जला दिया गया? आपकी जान उस समय कहां थी जब उन्नाव में आपके पार्टी के एक नेता ने, आपके पार्टी के एक विधायक ने जो एक परिवार के साथ जो खिलवाड़ किया, उस महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया, सजा होने के बाद भी आपने कौन सी कार्रवाई कर ली? ये क्या देश के सामने नहीं है? आपके भाषण देने से, आपकी बात चीजों को खींच के ले, आप देख उसका आप प्रतिफल देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कितनी बार प्रयास किया कि लोग तालियां बजा दें। आप वीडियो दिखा सकते हैं अपने नागरिकों को जी। और जब राहुल गांधी ने ईवीएम का नाम लिया तो आप उस समय देख लीजिए क्या स्थिति थी उसी शिवाजी पार्क के मैदान में। और कम से कम मैं तो मानता हूं कि एक राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया दे करके कम से कम मोदी जी ने स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पे हमले किए हैं, यानी कि एक विपक्ष के रूप के सामने, विपक्ष के चेहरे के रूप में राहुल गांधी, कल लगभग जितने नेताओं ने भाषण दिया, जिस तरीके से राहुल गांधी की उन्होंने बातें की, ये लगने लगा है कि विपक्ष के नेता के रूप में या विपक्ष के चेहरे के रूप में राहुल गांधी ही सामने है इस देश की जनता के समक्ष। और सबने उनकी यात्रा का समर्थन किया, सबने यात्रा की उपलब्धियों की चर्चा की और इस यात्रा की आवश्यकता बताई। हर व्यक्ति, जितने नेता बोल रहे थे वहां, तो अपने वक्तव्य से प्रधानमंत्री जी स्वीकार करने लगे हैं। किया उन्होंने पहली बार चुनाव घोषणा के बाद उन्होंने शिवाजी पार्क का नाम लिया, नेता के बारे में कही, नेता के वक्तव्य का उल्लेख किया। सवाल ये नहीं है, सवाल अगर आप विषयांतर भी करना चाहें तो आप विषयांतर कर नहीं सकते, क्योंकि आज जितने मुद्दे हैं, जितने सरकार के समक्ष मुद्दे हैं, सरकार की विफलताओं के मुद्दे हैं, वो आपके सामने आ गए। आप आज घटना, जिस बिहार घटना का आपने उल्लेख किया,
बिहार की घटना के पहले आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने भी आंध्र प्रदेश में भाषण दिया, जिसमें उनके बगल में बैठे हुए चंद्रबाबू नायडू जी और जन सेना के जो वहां के फिल्म अभिनेता है वो, उन्होंने कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने सहयोगियों का उपयोग करके फेंक देने वाली पार्टी रही है। ये कल का आरोप है उनका, मैंने पढ़ा अखबारों में जी। और आज क्या परिणाम सामने आया कि पशुपति पारस को आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और आज आपने उनको कहीं नहीं रहने दिया। कौन किसका उपयोग करके कौन किसको फेंक रहा है? शिवसेना के बूते आप महाराष्ट्र में गए, आपकी अपनी ताकत तो कभी नहीं थी। शिवसेना के बूते आप महाराष्ट्र में गए और उसी शिवसेना को आपने तोड़ दिया। और उस शिवसेना को आपने, जिस व्यक्ति ने शिवसेना को स्थापित किया, जनमत संग्रह तैयार किया, संगठन तैयार किए, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जगह जगह इकाइयां बनाई, उस पूरे के पूरे नेताओं के माध्यम से आपने कोशिश किया कि पूरे संगठन को हम खींच लें, और आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे। तो आप कुछ भी कर लें, जो विपक्ष के द्वारा मुद्दे खड़े किए गए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं देगी तो उसका वह असर नहीं पड़ने वाला है जिसकी उम्मीद कर रही होगी वो। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट जो भयंकर गुस्से में आज नजर आया, और क्यों नजर आया